एक बार फिर आपका स्वागत है ज्ञान आईएएस के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल रही हैं और ज्ञान आईएएस रुड़की के फेसबुक पेज पे उनके लिंक्स वगैरह आपको मिल रहे हैं। तो अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल इशूज़। एक टॉपिक है यूपीएससी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसी के अंदर जो बड़े बड़े आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनकी जो गूढ़ बातें हैं, वो बड़े आसानी से आप समझ जाएं, कोई भी अननोन व्यक्ति समझ जाए, यही हमारा प्रयास है। इसी के तहत हम शुरू करने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, ऐसी कुछ वीडियो पहले बन चुकी हैं। टॉपिक है क्या, टर्की, सीरिया और कुर्द क्राइसिस। यानी तुर्की सीरिया में क्या दिक्कत है और तुर्की को क्या दिक्कत है कुर्दों से, और कुर्द क्या चाहते हैं। कौन है रोजावा, ROJAVA। रोजावा क्या है, SDF क्या है, SDF क्या है। इन सब में रसिया का, अमेरिका का, इन सब का क्या लेना देना है। कौन है हिजबुल्ला, जिस पे आरोप लग रहे हैं लेबनान में हुए ब्लास्ट के, कि उसने विस्फोट किया और तब जाके 2750 टन रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट फट गया और लेबनान बर्बाद कर दिया। यानी बहुत बड़े गुड़ विषय को हम समझने जा रहे हैं। तो समझते हैं बैकग्राउंड से कि टर्की, सीरिया और कुर्द, ये तीन फैक्टर्स क्या हैं और इनके पीछे की राजनीति क्या है। तो हम बात करें कि सीरिया के अंदर राज कर रहा है एक व्यक्ति। पहले उनके फादर 1970 से सन 2000 तक, यानी 30 साल तो राज किया फादर ने, हाफिज अल असद ने सीरिया में। और सन 2000 से लेकर 2020 तक राज कर रहा है कौन, उन्हीं का बेटा बशर अल असद। यानी एक प्रकार की मोनार्की, एक प्रकार का राजतंत्र है, जहां एक ही परिवार के दो व्यक्तियों ने राज किया 50 साल तक। और इस 50 साल में हम उस देश की जो डेमोग्राफी समझें उसे, तो सीरिया के अंदर केवल 10 से 20% कौन हैं, 20% के आसपास शिया हैं और 60 से 80% तक कौन हैं, सुन्नी। 10% के आसपास कौन है वहाँ पर, कुर्द लोग। तो 20 से 30% लोग राज कर रहे हैं किसके ऊपर, 70-80% सुन्नियों के ऊपर। और पिछले 50 साल तक तो डेमोक्रेटिक राइट ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस देश में लगा हुआ है आपातकाल पिछले 50 साल से। यानी आपके राइट्स क्या हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। कोई फंडामेंटल राइट, कोई ह्यूमन राइट, ऐसी वहाँ कोई चीज़ नहीं है। अगर आप सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो आपका सफाया होगा और ब्रिचुअली होगा, भयंकर रूप से होगा। तो हम बात करते हैं इसी के विषय में कि अरब क्रांति की शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से। देखते हैं बैकग्राउंड 2 मिनट के लिए। ट्यूनीशिया से, जहाँ पर मोहम्मद बोवाजीजी नाम का व्यक्ति आत्महत्या करता है पेट्रोल डाल के, और उसकी वीडियो से पूरे देश में उबाल आता है। और बेन अली नाम का ट्यूनीशिया का तानाशाह, जो लगभग 3 दशक से राज कर रहा था 1987 से 2011 में, सत्ता छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद मुअम्मर गद्दाफी लीबिया में मारे जाते हैं। और तानाशाह के विरुद्ध क्रांति कहाँ पहुँचती है, होस्नी अल मुबारक मिस्र, जहाँ सत्ता से वो हटा जाते हैं। और वही क्रांति कहाँ पहुँचती है, सीरिया। और सीरिया के अंदर जनवरी 2011 में एक दक्षिणी शहर है दारा, जहाँ पर स्कूल के छात्र, यूनिवर्सिटी के छात्र बड़ी मात्रा में एक अहिंसक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट से डर के बशर अल असद ने उन पे गोला चलवा दी। इनका इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि पूरे देश में उबाल आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया और हर चीज़ ने एक उबाल पैदा कर दिया। इसके साथ ही अब पूरे देश में जो छोटा सा आंदोलन था, उसने लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। और मार्च 2011 में बहुत बड़ी मात्रा में बशर असद ने इनका क्रूर दमन शुरू कर दिया। अब ये दमन लगातार चलता रहा और अंत में, चूँकि सीरियन आर्मी के अंदर भी कुछ संख्या में सुन्नी लोग थे, बशर कौन है, शिया, आर्मी में सुन्नी लोग थे, उन लोगों ने हथियारों को लूट लिया और सेना को छोड़ दिया और बड़ी मात्रा में अपना एक गुट बनाया। जुलाई 2011 में उसे नाम दिया FSA, फ्री सीरियन आर्मी। चूँकि पूरे अरब जगत के अंदर एक बड़ी वार है शिया सुन्नी की वार, तो जैसे ही फ्री सीरियन आर्मी खड़ी हुई, प्रोटेक्ट सुन्नी, यानी जो भी लोकतंत्र के समर्थक लोग थे, अब उनके सपोर्ट में कौन आने शुरू हो गई, तो देश में 2 फ्रंट खड़े हो गए। एक तरफ बाकायदा सरकार और उसकी पूरी सेना, आर्मी, एयरफोर्स सब, और एक तरफ चंद रेबल्स और उनके हथियारबंद गुट, जिन्हें नाम दिया गया फ्री सीरियन आर्मी। आर्मी क्या करनी है,
इसलिए बनाई गई है सरकार से इसे मुक्त करें और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएं। अब इन्हीं को संघर्ष चलता है और 2012 तक आते आते जहाँ देश में दो बड़े रेबल लड़ रहे हैं, एक और रेबल सुन्नी और एक और शिया, इसका लाभ उठाता है इराक में पनप रहा ISIS। अमेरिका ईरान से बाहर निकला 2009 में, तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उसे वैक्यूम को भरने के लिए जितने भी जातीय गुट थे वो आपस में लड़ने लगे। वहीं पे गठन हुआ अलकायदा ऑफ इराक का और जन्म हुआ किसका? ISIS का। और वही ISIS घुसती है कहाँ? बराबर के देश सीरिया में, और सरकार विद्रोहियों की लड़ाई का लाभ उठाती है और देश के बड़े भाग पे कब्जा कर लेती है, बैंक लूटती है, सोना लूटती है और विश्व का सबसे पावरफुल संगठन बन जाती है। अब वहीं पे अलकायदा सीरिया के अंदर ही एक नया फ्रंट बनवाती है जिसे कहते हैं अल नुसरा फ्रंट, जो अलकायदा का एक फ्रंट है जो कहाँ ऑपरेट कर रहा है? सीरिया में। क्योंकि ये भी सुन्नी है और जो विद्रोही गुट हैं बशर अल असद के खिलाफ लड़ने वाले वो भी कौन है? सुन्नी है। तो अब FSA एक वीडियो जारी करती है कि हमारे पे हथियार ख़त्म हो चुके हैं, अगर हमें वेस्टर्न पावर्स हथियार नहीं देंगे तो हम यह लड़ाई हार जाएंगे। और तुरंत ही अमेरिका ने बड़ी मात्रा में हथियार दिए और सऊदी अरब ने बड़ी मात्रा में इन्हें पैसा देना शुरू कर दिया फिर सीरियन आर्मी को। लेकिन बहुत जल्दी ही वो हथियार और पैसा कहाँ पहुँचना शुरू हो गया? अल नुसरा अर्थात आतंकवादी गुटों के पास, और ISIS बड़ी मात्रा में ताकतवर होता चला गया और उसने सीरिया के बड़े भाग पे कब्जा कर लिया। इसके पश्चात यहाँ पर जैसे ही सुन्नियों की पावर बढ़ने शुरू होती है, वो आतंकवादी गुट के रूप में हो, ISIS के रूप में हो या रेबल्स के रूप में हो, ईरान की एंट्री होती है फिल्म के अंदर। और ईरान बड़ी मात्रा में न केवल इन्हें अपने सैन्य कमांडरों की हेल्प दिलवाता है बल्कि धन दिलवाता है, और अपने आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह, अगर आपने नाम सुना हो तो, जिस पे आरोप किसके लग रहे हैं कि इसी ने हमला करवाया है। कहाँ? ये आरोप है अमेरिका के, कि अमेरिका कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने हमला करवाया है लेबनान में, राजधानी बेरूत में, जिसमें सैकड़ों आदमी मर चुके हैं, कई हज़ार घायल हैं और बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। उसकी वह वीडियो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, आपने भी देखी होगी। तो हिजबुल्लाह गठन हुआ था कब? 1985 में। और इसके नेता कौन हैं? वर्तमान नेता हैं मोहम्मद हसन नसरुल्लाह, सिया जगत का ऐसा नेता जिसकी ख्याति राष्ट्रपतियों से बड़ी है, और आज सियाओं का सबसे बड़ा आतंकवादी गुट है हिजबुल्लाह। तो जैसे ही सुन्नियों को अमेरिका ने हथियार दिए, सऊदी अरब ने पैसा दिया और बहुत सी अरेबियन कंट्री ने और हेल्प करनी शुरू की, तो तुरंत ही बशर अल असद को ईरान ने अपने आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह के माध्यम से हेल्प की और अपने माध्यम से हेल्प की, पैसे और हथियारों की। लेकिन वो एनफ नहीं थी कि सीरिया के हालात ऐसे हो गए कि सीरिया बन गया जंग का अखाड़ा, जिस अखाड़े में अलग अलग वर्ल्ड की पावर्स लड़ रही हैं और सीरिया बिल्कुल ख़राब हालात में पहुंच गया। जहां संपन्नता थी, जहां सब कुछ था, डेमोक्रेसी नहीं थी लेकिन संपन्नता थी, पैसा था, तेल का बहुत बड़ा कारोबार था, वो सब समाप्त हो गया। आज उजाड़ और वीरान शहर हैं, बहुत बड़ी मात्रा में 6 लाख लोग मर चुके हैं, लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। 37 लाख शरणार्थी आज कहाँ पड़े हुए हैं? क्योंकि बड़ी मात्रा में शरणार्थी जा रहे थे और यूरोप के जो कंट्री वो चाह रहे थे शरणार्थी हमारे पास ना आए। शरणार्थियों के ऊपर टूट गया ब्रिटेन और उससे अलग हो गया, और शरणार्थियों के दबाव में सारा यूरोपियन यूनियन है, वो नहीं चाहता कि शरणार्थी हमारे पास आएँ। तो 37 लाख शरणार्थी आज कहाँ हैं? तुर्की में शरण लिए हुए हैं, जो एक हेडेक बन चुका है किसका? तुर्की का। वो चाहता है वो वापस चले जाएँ। तो 2014 आते आते रूस की हेल्प भी इसे मिलनी शुरू हो गई। रूस की हेल्प भी बशर अल असद सरकार को मिलनी शुरू हो गई। एक और इसके पक्ष में ईरान, हिजबुल्लाह और बशर अल असद, हिजबुल्लाह, ईरान और साथ में कौन आ गया? रसिया। कि कहीं अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स तेल से भरे पश्चिमी एशिया पर कब्जा ना कर लें और अपना विस्तार और पाइपलाइनें यहाँ से कहाँ तक ना ले जाएं? यहाँ से यूरोप तक ना ले जाएं, और जो यूरोप की डिपेंडेबिलिटी रसिया के ऊपर है वो समाप्त ना कर दें। तो इसीलिए रसिया की एंट्री कहाँ हुई? इस प्रोक्सी वार में। और उसने न केवल एंट्री की बल्कि अपनी फोर्सें भी उतार दी। और उसके निशाने पे कौन था? बशर अल असद प्लस रसिया प्लस हिजबुल्लाह प्लस ईरान, ये सब टारगेट कर रहे थे किसे? फ्री सीरियन आर्मी। इनका उद्देश्य ISIS को मारना नहीं था, क्योंकि फ्री सीरियन आर्मी और बशर गवर्नमेंट
आपस में उलझे हुए थे, तो बहुत बड़ी मात्रा में ईस्टर्न और साउथ के हिस्से जो इराक से लगते हुए हैं उन पे कब्जा कर लिया ISIS ने, और वो अपने पीक पे पहुंच गई। उनका हेडक्वार्टर बन गया अल रक्का। तो वो बड़ी मात्रा में सरदर्द बन चुका USA का आतंकवाद का बढ़ता प्रसार, और उसके बाद पूरे विश्व ने देखे फ्रांस में होते हुए हमले, लग्जमबर्ग में होते हुए हमले, यानी यूरोप में आतंकवादी हमले शुरू हो गए। तो वो बड़ी मात्रा में USA को ऐसी पावर्स की नीड थी जो ग्राउंड पे, चूँकि इराक से अपनी फोर्सेज अमेरिका ने हटा ली, भयंकर नुकसान हुआ, लगभग $950 बिलियन का, हज़ारों आदमी मारे गए, कार बम ब्लास्ट आदि गए अंतर्गत। तो वो नहीं चाहता अपनी फोर्स वहाँ उतारना। ठीक है, रशिया ने तो ये रिस्क ले लिया, लेकिन US ऐसा करना नहीं चाहता। तो अब इसके पश्चात अमेरिका ने ग्राउंड पे बड़ी मात्रा में सपोर्ट शुरू कर दिया का जो एंटी ISIS हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी लैंड को बचाने के लिए, जिनका नाम था कुर्द फाइटर्स, जिन्हें कहते हैं, जिनकी पूरी आर्मी है पेशमर्गा फोर्सेज। अर्थात बड़ी मात्रा में अमेरिका ने कुर्द फाइटर्स को और अरेबियन रेबल्स को हथियार देने शुरू कर दिए जो एंटी लड़ाई लड़ रहे थे, किसके? ISIS के। तो इसमें 3 फ्रंट खुल गए पूरी सीरिया के अंतर्गत। एक और कौन लड़ रहा है? बशर गवर्नमेंट प्लस FSA, फिर सीरियन आर्मी। एक और कौन लड़ रहा है? ISIS कब्जा करने के लिए। उसके अपोजिशन में कौन आ गए हैं? कुर्द फाइटर। तो अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स, फ्रांस, ब्रिटेन आदि एयर सपोर्ट दे रहे हैं किसे? कुर्द फाइटर्स को, पेशमर्गा फोर्सेज को, जो लड़ रही है किसके खिलाफ? ISIS के। तो अब बहुत बड़ी मात्रा में इन पे हमले शुरू हुए, और जैसे कुर्दों को हथियार देना शुरू हुआ तो तुर्की के कान खड़े होते चले गए। तुर्की पिछले 4 दशक से झेल रहा है अपने ईस्टर्न साइड में कुर्दों को। कुर्द एक ऐसी कम्युनिटी है जो पैदाइशी फाइटर्स हैं, और जो ओटोमन अम्पायर के सबसे बड़े लड़ाके थे, जिनके दम पे ओटोमन अम्पायर खड़ा था, और जिन्हें ब्रिटेन और फ्रांस ने जब ओटोमन अम्पायर पर कब्जा किया तो देशों को बांटना शुरू किया, तो कुर्दों को ऐसा बांटा कि किसी भी एक देश में आज नहीं है। लगभग 20% कुर्द है कहाँ? तुर्की में, 10% सीरिया में, 10% इराक में, और 10% के आसपास कहाँ हैं? ईरान में। ये 4 कंट्रियों में आपस में मिल के बनाना चाहते हैं कुर्दिस्तान। इनकी एक पार्टी है PKK, क्या? पार्टिया करकेन कुर्दिस्तान, ये इनका लोकल नेम है, जिसका एक इंटरनेशनल नेम है KWP, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। इनका उद्देश्य है कि जब सब आज़ाद हो गए तो हमें भी क्या चाहिए? हमारा कुर्दिस्तान, अपनी लोकल एथनिक आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए। तो अमेरिका ने इन कुर्द फाइटर्स को हथियार देने शुरू कर दिए, जिसका तुर्की ने बहुत बड़ा विरोध किया, क्योंकि तुर्की की नाटो एलाई है। तो जैसे ही तुर्की को ये लगा कि अमेरिका बड़ी मात्रा में तुर्की के जो एंटी फोर्सेज हैं और पिछले 4 दशक से मांग कर रहे हैं कि हमें अपना अलग देश चाहिए कुर्दिस्तान, उनकी मांग जोर पकड़ जाएगी और उन्हें दबाना मुश्किल हो जाएगा, तो तुरंत ही बहुत बड़ी मात्रा में तुर्की नाटो से अपने आप को अलग करता है। क्योंकि उससे गलती हो चुकी थी नवंबर 2015 में, 24 नवंबर 2015 को तुर्की ने रशिया का एक विमान जो उसकी सीमाओं में आ चुका था, उसने उसे मारा, और अब उसे लगा कि अब हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका तो ISIS को ख़त्म करने के लिए, आतंकवादी गुट को ख़त्म करने के लिए कुर्दिस्तान को, कुर्द फाइटर्स, पेशमर्गा फोर्सेज को हथियार दे रहा है, तो अब बचाने के लिए उसने पाला बदल लिया। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल शिफ्ट, यानी नाटो को छोड़कर कहाँ चला गया? रशिया के साथ, जिसके विरुद्ध खड़ी हुई थी कभी नाटो। अर्थात क्या? अब उसके पास जाने के साथ ही इनके संबंध ठीक होने लगे, और नाटो को तोड़ने में सफल कौन हो गया? बड़ी मात्रा में कौन? रशिया। अब रशिया ने एक पैक्ट कर लिया इनके साथ कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे इस क्षेत्र के अंतर्गत। और जैसे ही 2015 आया तो 15 आते आते बहुत बड़ी मात्रा में कुर्द फाइटर्स ने USA के हथियार और एयर सपोर्ट के माध्यम से ISIS का सफाया करना शुरू कर दिया। और 2016 आते आते इन लोगों ने बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों से मुक्त कर दिया, और अंतिम बचे शहर को भी ये दोनों लगभग साफ कर दिया 2019 आते आते। लेकिन 2019 तक कुछ समस्याओं ने जन्म लिया कि लगातार चलती लड़ाई ने सीरिया से लाखों आदमी बाहर कर दिए शरणार्थी के रूप में, जिनमें 37 लाख कहाँ पड़े हैं? तुर्की में। और US से हेल्प कर रहा है किसे? तुर्की के अपोजिशन पार्टी को,
ऐसे एलिमेंट को जो तुर्की के एंटी कुर्दिस्तान को एयर सपोर्ट दे रहा है। लेकिन जैसे ही 2019 तो तुर्की ने प्रयास शुरू कर रखा है, लेकिन 2016 से 2019 आते आते समस्या और परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। क्या? जैसे अमेरिका लगातार बहुत लंबे समय से कुर्द फाइटर्स को और अरब मिलिशिया को हथियार दे रहा है आतंकवादी गुट ISIS के विरुद्ध, और दूसरी सबसे बड़ी बात है इराक से वो अपनी सेनाएं वापस कर चुका है, और जो बचे हुए सोल्जर से 10 से 12 हज़ार सीरिया में सपोर्ट कर रहे थे कुर्द फाइटर्स को वाया ट्रेनिंग, वाया हथियार, वाया एयर सपोर्ट, तो अब वो भी सीरिया से सरकार ने घोषणा कर दी अमेरिकी कि वो यहाँ से भी खाली होंगे, और वो खाली हो चुके हैं। उनका एक कारण ये था कि USA का मुख्य उद्देश्य था इस तुर्की और सीरिया वाले हिस्से के अंतर्गत आतंकवादी गुट ISIS का सफाया। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कुर्दों को हथियार देना हो, रेबल्स तैयार करने हो, तो उसका वो काम हो गया। वो काम कब हुआ? 26 अक्टूबर 2019 को। 26 अक्टूबर 2019 को ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी मारा गया इदलिब शहर के अंदर, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है और जिसके शव को वो समुद्र में दफना चुके हैं लादेन की तरह। तो अब अगली समस्या क्या आ गई कि ये घटना होते ही उन लोगों ने तो साफ साफ कह दिया कि हमारा काम तो हो चुका, हम तो चले बाबूजी अपने घर। तो अब ये मांग कौन कर रहा है? ये मांग कर रहा है तुर्की। क्या? कि या तो आप इन कुर्दों को कंट्रोल करें और आप यहाँ चले गए तो ये समस्या हमारे साथ आएंगी, और आप यहाँ तब तक यहाँ रहें जब तक ये कौन ना पहुँच जाए, शरणार्थी अपने घर पहुँच जाए। लेकिन अमेरिका में चुनाव है नवंबर के अंतर्गत, और किसी वार में वो एंगेज होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अफगानिस्तान में एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ में, पीस अकॉर्ड। दूसरा, इस सीरिया से अपनी फोर्स वापस बुला रहे हैं क्योंकि ISIS पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उसका अंतिम गड़ी ढा जा चुका है, और अब सीरिया अपने हवाले है, जहां बशर गवर्नमेंट ने बड़ी मात्रा में FSA को हरा दिया है और कमांड कर दी है। और अब तुर्की का सरदर्द बढ़ चुका है। क्या? कुर्द फाइटर्स के पास हथियार है बड़ी मात्रा में, सऊदी अरब और बाकी संगठनों ने उनकी हेल्प की है एट्सेट्रा, जिसमें सबसे बड़ी हेल्प USA की है। तो अब कुर्दिस्तान की मांग कर रहा है कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, और 4 देशों के अंदर, तुर्की में, इराक, ईरान और सीरिया में। और सरदर्द किसका बन चुका है? तुर्की का। और उसने क्या कर दिया है कि या तो आप हमें पीस कॉरिडोर 380 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा वो हमें दिया जाए और हम शरणार्थियों को वापस भेज सकें। और एक मैंने नाम लिया था पीछे में ही, रोजावा। तो रोजावा कौन है? रोजावा ये वो लोग हैं, अब जैसे ही ISIS को ख़त्म करने के लिए एक गुट बना था अरब मिलिशिया का और कुर्दों का, इन लोगों ने एक जॉइंट नाम दिया था SDF, यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ये अरब मिलिशिया और कुर्दों का एक गुट था जो लड़ रहा था ISIS के विरुद्ध अपनी टेरिटोरी, अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए। अब ईस्टर्न और नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ सीरिया इज नोन एज रोजावा, विच इज एक्सट्रीमली ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट सीरिया नोन एज रोजावा। तो रोजावा एक ऐसा क्षेत्र है जो नॉर्थ और ईस्टर्न सीरिया का क्षेत्र है और कंप्लीटली ऑटोनोमस है, यानी वहाँ अब केवल किसका राज चल रहा है? कुर्दिस्तान या कुर्दों का राज है, पेशमरगा फोर्सेस का। और अब समस्या क्या बन चुका है? शरणार्थियों का वापस सीरिया आना, शरणार्थियों का यूरोप ना पहुँच जाना। यहाँ से अमेरिका अपनी फोर्स वापस बुला चुका है, तो बड़ी मात्रा में कुर्द डोमिनेट कर रहे हैं और लगातार कुर्द बमबारी कौन कर रहा है? कुर्द बमबारी कर रही है तुर्की। अब जिसके साथ समीकरण यहाँ बदल रहे हैं, भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन 2012 से ही रोजावा ऑटोनोमस रीजन ऑफ कुर्द इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न सीरिया अपना काम कर रहा है और डिमांड कर रहा है वही 4 दशक पुरानी जो टर्की में चल रही है इस पूरे जोन के अंदर। अब इसके सबके संगठन के पक्ष कौन है? तो वेस्टर्न देश ये चाहते हैं शरणार्थी हमारे पास ना आए और ये कहाँ पहुँच जाए? अपने कंट्री। सेकंड, इन शरणार्थियों के साथ में आते स्लीपर सेल, जैसे बहुत से आतंकवादी आज हथियार छोड़ चुके हैं ISIS के, और वो क्या बन गए? शरणार्थी, और कहाँ पहुँच जाए? यूरोप। और कैसे हमले कर दें? जैसा हमला बास्टिल डे पे हुआ, फ्रांस का आज़ादी का दिन, कहाँ एक ट्रक वाले ने कितने लोग मार दिए? 84, बिना हथियार के लोगों को मारना, मास डिस्ट्रक्शन पॉलिसी। ठीक, यानी किसी बम की जरूरत नहीं है, हथियार की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पहुँचिए, वहीं के हथियार इस्तेमाल कीजिए, ट्रक या अन्य वाहन, और मैक्सिमम डैमेज कीजिए। तो वेस्टर्न कंट्री ये चाहती हैं कि शरणार्थी हमारे पास ना आए, आतंकवाद का प्रसार ना हो और ISIS दोबारा फिर से उदय ना हो जाए। ठीक, अब उसकी चुनौती दूसरी ये है कि नाटो ना टूट जाए।
कि तुर्की लगातार रूस के पक्ष में जा रहा है, जो नाटो और उसके हित में नहीं है, क्योंकि तुर्की वो ग्राउंड है जहाँ से बहुत सारी पाइपलाइन्स लगातार कहाँ जा रही हैं, गैस और तेल की पाइपलाइन जा रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंतर्गत। अर्थात ऊर्जा के दृष्टिकोण से तुर्की बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन के दृष्टिकोण से तुर्की बहुत महत्वपूर्ण है, उसे अपने साथ रखना चुनौती है बहुत बड़ी। सेकंड कौन है? अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि रूस के प्रभाव क्या कर सके, वो न्यूनतम कर सके। तो उसने हाल ही में ये प्रयास किया है कि तुर्की उसके प्रभाव से किसी प्रकार से बाहर निकले और उस पीस कॉरिडोर पे और इनकी वापसी को लेके इनके साथ सहमति व्यक्त की है। नहीं तो तुर्की के संबंध अमेरिका से बहुत बुरे हो चुके थे। क्यों? तुर्की लगातार रूस के पक्ष में था और रूस को क्या लग रहा था, S-400 यानी एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसको लेकर अमेरिका ने साफ धमकी दी अगर तुर्की रूस से S-400 लेगा, जो भारत ने भी लिया है, चीन ने भी लिया है, तो हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, जबकि प्रतिबंध भारत पे नहीं लगा। यानी इकोनॉमी में बहुत बड़ी दिक्कत है। ये इकोनॉमी की दिक्कत कहाँ है कि आज तरह की इकोनॉमी कहाँ है, डाउनफॉल में। तुर्की के अंदर भयंकर कट्टरवाद बढ़ रहा है, जिसको कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहता। अर्थात यूएस से नाटो को लीड करता है और वो भी ये नहीं चाहेगा कि नाटो का एक बड़ा सहयोगी गेटवे ऑफ एशिया, एशिया माइनर कहाँ पहुँच जाए, रशिया के पक्ष में पहुँच जाए और पश्चिम एशिया में रूस अपनी इस स्ट्रेटजी में सफल हो जाए। इसमें कौन टूट जाएगी? नाटो। अर्थात पश्चिम एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है, अमेरिका उसे हिलाना नहीं चाहता और चाहता है इसे कंट्रोल रखे, लेकिन साथ ही साथ आईएस के बढ़ते प्रभाव को भी कंट्रोल किया जाए। उसमें चाहे उसे कुर्दों की हेल्प भी लेनी पड़े, उसने ली और भविष्य में शायद ले सकता है। ठीक है, अगली समस्या क्या है? रूस ये चाहता है कि इन क्षेत्रों में हथियारों के बड़े खरीदार मिल रहे हैं, जैसे S-400 किसने लिया है? तुर्की ने। सीधे से बड़ी मात्रा में हथियारों की यूनिट पूरी हो रही है। अर्थात इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया जाए और पश्चिम एशिया में एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा जाए। इसमें कतर है, जिसमें अल्जीरिया है, ऐसे बहुत से कंट्री हैं जहां हथियार सप्लाई कौन कर सकता है भविष्य में? रशिया। तुर्की के बारे में हमने बता दिया है, बहुत बड़ी मात्रा में। अर्थात शरणार्थियों को तुर्की में रोकने के लिए यूरोप ने 6 बिलियन यूरो दिए हैं। किस लिए? कि ताकि ये लोग यहाँ ना आए। और आज तुर्की क्या बोल रहा है कि हम वेस्टर्न बॉर्डर खोल देंगे और शरणार्थी कहाँ पहुँच जाएंगे? यूरोप। इन्हें रोका जाए। तुर्की की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि या तो आप कुर्दिस्तान बनने से रोकिए और कुर्द फाइटर्स को हथियार देना बंद कीजिए, सपोर्ट बंद कीजिए, नहीं तो हम अपने संबंध नाटो से और वेस्टर्न कंट्री से तोड़ लेंगे। अगली बात क्या है? दूसरा, इस क्षेत्र में मैं आपको बता दूं यूपीएससी के दृष्टिकोण से मैप बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी सीमा किससे मिलती है, कौन सी किस कंट्री को टच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन जहाँ से हो रहा है रिफ्यूजी का, वो बहुत बड़ी बात है। अगला, कुर्द जो इसमें एक पक्ष है, कुर्द ये चाहता है हमारा कुर्दिस्तान बने, जो हमारी 4 दशक पुरानी मांग है वो पूरी हो और उसमें अमेरिका हमारी हेल्प करे। लेकिन अमेरिका अपना मतलब निकलने के बाद यहाँ से निकल चुका है। यूएसए के बारे में एक कहावत है, नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली अमेरिकन इंटरेस्ट। नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, केवल अमेरिकी इंटरेस्ट सबसे बड़े हैं। अर्थात ये भविष्य की बात होगा कि क्या तुर्की सफल होता है रूस या किसी अन्य सहायता से वो पीस कॉरिडोर बना के इन 37 लाख शरणार्थियों को वापस सीरिया भेजने में, या इस नाटो का संगठन का, या यहाँ कुर्दिस्तान का क्या होगा। ये सब देखने वाली बातें हैं। हम आगे देखते हैं, किसी वीडियो में करेंगे अपडेट कि भविष्य में इसमें क्या हुआ। इसका मैप्स और बाकी चीज़ें वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। हम इसे और भी बाकायदा डिटेल के रूप में आपको देंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मोस्ट वेलकम है। आगे बढ़ते हैं अगली इशू की ओर। Branch, a full ground offensive against the Syrian Kurds here. With ISIS gone, Rojava's partnerships had weakened. In the absence of a common enemy, the American motivation for backing the Kurdish fighters has declined, especially when they're up against Turkey, a NATO ally that the US relies on. Now, it's unclear how far Turkey will go to keep Syrian Kurds in check, but without US support, their forces are under-equipped and undermanned against Turkey's massive military. In this new phase of the Syrian war, Rojava has become a vulnerable target, and the Kurdish dream that was created by the start of the war is threatened by its end. According to the UNHCR, Turkey is the country that has hosted the most refugees in the world for 5 years straight. A total of 3.87 million Syrians have found a home in Turkey. Ankara has spent in the ballpark of $40 billion to deal with the crisis, in comparison to the 6 billion euros promised by the EU that have not been delivered by Brussels to pay their share of the 2016 deal. Instead, Europe has only paid around 2 billion euros, meaning that they have not compensated Turkey for returning migrants, as well as not providing visa-free travel to Turkish citizens.
Meanwhile, people continue to drown off Europe's southern Mediterranean shores. Turkey has kept its doors open to refugees, a matter confirmed by the Interior Ministry, which has stated that the number of refugees has reached 4.9 million people this year, an increase of 700,000 people since 2017. These 5 million people all receive rights similar to those of Turkish citizens, with free access to education, healthcare, and accommodation. Moreover, the president and the government have reiterated that Turkey will continue its open door policy and commitment to supporting the Syrian people, a matter that has been proven outside of the humanitarian realm through its military operations Euphrates Shield and Olive Branch, creating safe zones in the north of the country and combating Daesh and YPG terrorists, while also supporting opposition groups that fight Bashar al-Assad's regime. In addition to being present on the mediation and negotiation front, Turkey has also taken an active role in peace talks, trying to carve a path to restoration.